अच्छा, तो बात है 1995 की। उस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ना दो बड़े नाम गर्दिश कर रहे थे। एक तरफ तो थे क्रिकेट के वो कप्तान जिन्होंने कौम को वर्ल्ड कप जितवाया था, एक सच्चा हीरो, और दूसरी तरफ थी मुल्क की वजीर आजम जिनके पीछे एक बहुत बड़ा सियासी विरसा था। एक ने अभी सियासत में कदम रखा नहीं था और दूसरी इख्तिदार में अपनी जगह पक्की कर रही थी। लेकिन किस्मत उन दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ला रही थी जो पाकिस्तान की सियासत को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तो सबसे पहला सवाल तो यही जहन में आता है कि इमरान खान, जिन्हें जनरल ज़िया से लेकर नवाज शरीफ तक सब ने सियासत में आने को कहा, वो आखिर हर बार मना क्यों करते रहे? और फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि एक फलाही काम करने वाला शख्स सीधा हुकूमत से टकराने पर मजबूर हो गया? और ठीक उसी वक्त हज़ारों मील दूर वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो एक ऐसे खुफिया मिशन पर थीं जिस पर आज तक बातें होती हैं। एक ऐसा सौदा जिस पर पाकिस्तान की कौमी सलामती का दारोमदार था, लेकिन जिसकी कीमत शायद उनकी अपनी हुकूमत भी हो सकती थी। चलें, इन दो अलग अलग कहानियों को एक साथ देखते हैं और समझते हैं। एक तरफ एक हीरो है जो सियासतदान बनने जा रहा है, और दूसरी तरफ एक लीडर के वो फैसले हैं जो तारीख का रुख मोड़ सकते थे। देखिए, सियासत में आने की बात इमरान खान के लिए कोई नई नहीं थी। उन्हें बार बार इक़्तिदार में आने की पेशकश की गई। जनरल ज़िया ने बुलाया, 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के फौरन बाद नवाज शरीफ ने दावत दी, यहाँ तक कि निगरान हुकूमत ने भी उन्हें काबीना में शामिल होने का कहा। लेकिन हर बार उनका एक ही जवाब था, नहीं। वो कहते थे कि मैं इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। तो फिर ये इनकार इकरार में कैसे बदला? इस कहानी की शुरुआत होती है एक ख्वाब से, एक हस्पताल से जिसका नाम था शौकत खानम। अक्टूबर 1994। शौकत खानम कैंसर अस्पताल की इमारत तो बनकर खड़ी थी, लेकिन उसके दरवाजे मरीजों के लिए बंद थे। और वजह, पैसा खत्म हो गया था। अस्पताल को चलाने और मुफ्त इलाज शुरू करने के लिए फौरन $4 मिलियन की जरूरत थी। ऐसा लग रहा था कि बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस नाजुक मोड़ पर इमरान खान ने हुकूमत से नहीं, सीधा अवाम से राब्ता किया, और फिर जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। सिर्फ 7 हफ्तों में पाकिस्तानी अवाम ने अपने कप्तान की आवाज़ पर ऐसा साथ दिया, ये $4 मिलियन के हदफ के मुकाबले में $5 मिलियन जमा कर दिए। ये सिर्फ पैसा नहीं था, ये अवाम का एतमाद था। इस अवामी मुहिम ने इमरान खान को एक नई हकीकत दिखाई। उन्हें एहसास हुआ कि अवाम के साथ उनका रिश्ता सिर्फ क्रिकेट का नहीं है। उन्होंने खुद कहा कि ये वो लम्हा था जब उन्हें लगा कि अगर कौम उन पर इतना भरोसा करती है तो शायद वो इस मुल्क के लिए कुछ बड़ा भी कर सकते हैं। समझें कि सियासत का बीज यहीं से पड़ा था। लेकिन जैसे जैसे खान की अवामी ताकत बढ़ रही थी, हुकूमत के साथ ताल्लुकात भी खराब होते जा रहे थे। जब उस वक्त के वजीर सरमायाकारी आसिफ अली जरदारी ने अस्पताल का इफ्तिताह करने की ख्वाहिश जाहिर की तो खान ने मना कर दिया। उसके फौरन बाद सरकारी टीवी पर शौकत खानम के फंड रेजिंग इश्तहारात पर पाबंदी लगा दी गई। ये खुला पैगाम था कि अब खेल के उसूल बदल रहे हैं। और फिर वो हुआ जो कोई सोच भी नहीं सकता था। 14 अप्रैल 1996 को शौकत खानम अस्पताल के बाहर एक जोरदार बम धमाका हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार किसी अस्पताल को निशाना बनाया गया था। इस हमले में 7 जानें चली गईं, जिनमें कैंसर में मुब्तला 2 मासूम बच्चे भी थे। ये हमला सिर्फ एक इमारत पर नहीं, ये कौम की उम्मीद पर हमला था। ये इमरान खान के लिए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न था। जब वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो ताज़ियत के लिए अस्पताल पहुंची तो खान उनसे मिले बगैर वहां से चले गए, और जब उनसे वजह पूछी गई तो उनका जवाब बहुत सख्त था। वो ड्रामा कर रही थीं। अब खामोश रहने का वक्त खत्म हो चुका था। ये एक तरह से ऐलाने जंग था। अब जब इमरान खान सियासी मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे थे, ठीक उसी वक्त वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ महाज पर जंग लड़ रही थीं। एक ऐसा महाज जो आलमी ताकतों और पाकिस्तान की बका से जुड़ा हुआ था। इस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा कशीदा थे। अमेरिका का इल्ज़ाम था कि पाकिस्तान ने चीन से ऐसे मिसाइल खरीदे हैं जो एटमी हथियार ले जा सकते हैं, और ये आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था कि ये मिसाइल सिर्फ हमारी दिफा के लिए हैं और इनकी रेंज कानूनी हद के अंदर है। और इसी कशीदगी के बीच भारतीय मुसन्निफ श्याम भाटिया ने अपनी किताब में एक सनसनीखेज दावा कर दिया। उन्होंने लिखा कि 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने शुमाली कोरिया का एक खुफिया दौरा किया, और इस दौरे का मकसद सिर्फ दोस्ती नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई सेंसिटिव टेक्नोलॉजी का तबादला था। भाटिया की कहानी किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं लगती। इनके मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो ने एक खास ओवरकोट पहना जिसकी जेबों में पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के सेंट्रीफ्यूज डिज़ाइंस वाली सीरीज़ छुपी हुई थीं। इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने ये सीरीज़ शुमाली कोरिया को दी और बदले में मिसाइल टेक्नोलॉजी के डिज़ाइंस इसी कोट में छुपाकर वापस ले आईं। लेकिन, और ये बात वाज़े करना बहुत ज़रूरी है, कि बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी ज़िंदगी में इस इल्ज़ाम की हमेशा सख्ती से तरदीद की। उनका मौक़िफ़ बिल्कुल साफ था। पाकिस्तान ने मिसाइल टेक्नोलॉजी खरीदी है, लेकिन पैसों के एवज़ अपने एटमी राजों का सौदा करके नहीं। ये दावा आज भी मुतनाज़ा है और साबित नहीं हो सका। तो अब ये दोनों कहानियां एक नुक्ते पर आकर मिलने वाली थी। एक तरफ खान का गुस्सा और सियासत में आने का फैसला, दूसरी तरफ भुट्टो की हुकूमत जो हर तरफ से दबाव का शिकार थी। अस्पताल पर हमले के ठीक 12 दिन बाद 26 अप्रैल 1996 को इमरान खान ने लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI बनाने का ऐलान कर दिया। कप्तान अब ऑफिशियली सियासी मैदान में दाखिल हो चुका था। उनका मंशूर रिवायती सियासतदानों के लिए एक खुला चैलेंज था।
انہوں نے VIP کلچر اور کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگایا، نوجوانوں کو تبدیلی کے لیے آواز دی اور یہ وعدہ کیا کہ وہ کبھی کسی کے کٹ پتلی وزیر اعظم نہیں بنیں گے۔ اس اعلان پر وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے کرکٹ کی زبان میں ایک طنزیہ تبصرہ کیا۔ امید ہے وہ سیاست میں بال ٹیمپرنگ نہیں کریں گے۔ خان نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، محترمہ آپ بس نیوٹرل امپائر لے آئیں، پھر دیکھتے ہیں بال ٹیمپر کون کرتا ہے۔ تو بس مخاصمت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ عمران خان کا سیاست میں آنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کی حکومت کا خاتمہ ان کے ہاتھوں نہیں ہوا، بلکہ ایک ایسی جگہ سے ہوا جس کی کسی کو امید ہی نہیں تھی۔ نومبر 1996 میں صدر فاروق لغاری، جنہیں بے نظیر بھٹو نے خود صدر بنایا تھا، نے آئین کی بدنام زمانہ شک 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ہی وزیر اعظم کی حکومت کو ختم کر دیا۔ یہ پاکستانی سیاست میں ایک بہت بڑا دھچکا تھا جو یہ بتاتا تھا کہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح 90s کی دہائی کا یہ ہنگامہ خیز باب ختم ہوا۔ ایک کرکٹر سیاستدان بن گیا اور ایک منتخب وزیر اعظم کو ان کے اپنے ہی ساتھی نے گھر بھیج دیا۔ یہ کہانی ہمیں ایک بہت بنیادی سوال پر چھوڑ جاتی ہے، سیاست کے اس بے رحم کھیل میں اصل طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ عوام کی مقبولیت کے